नमस्ते बच्चों, आज हम लोग धातु रूप प्रकरण को जानेंगे कि क्या है धातु रूप प्रकरण क्या है। धातु संस्कृत में धातु रूप प्रकरण के विषय में बताया गया है कि संस्कृत की सभी धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। एक गण के धातुओं के 9 रूप कुछ विशेषता के लिए प्राय एक समान होते हैं। किसी एक प्रमुख धातु से उसके गण का नाम आरंभ कर दिया जाए। ऐसा यथा भू है तो भवादि गण हो जाता है। अध है तो अदादि गण होता है। हु है तो जुहोत्यादि गण हो जाता है। दिव है तो दिवादि गण हो जाता है। स्वादि गण हो जाता है। शु है तो तुद है तो तुदादि गण हो जाता है। रुध है तो रुधादि गण होता है और तन है तो तनादिक गण होता है। क्रिया दिगण होता है। क्री है तो और चुरादि गण यानी चुर आदि धातुएं होती हैं। अब ये कैसे बनती हैं? जिस गण में है वह भवादि गण है तथा चुर आदि धातुएं जिस गण में है वह चुरादि गण। जैसे इसमें भू है तो ये भवादि गण धातु हो गए। ये मान लिए कहीं चू है, चू देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है चुरादि गण, तो चुर है इसलिए चुरादि गण धातुएं हो गई हैं। आप जानते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूल रूप है। जैसे यहाँ मान लिए पठती है, यहाँ पर मैंने पठती लिखा तो इसका मूल रूप जो होगा वह पठ धातु होगा, तो इसको हम धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। भाषा में इसका प्रयोग करने के लिए लकार, पुरुष तथा वचन के अनुसार अलग अलग विभक्तियाँ प्रत्यय लगाकर क्रियापद बनाया जाता है। जैसे पठ है तो यहाँ पठ में हम ती प्रत्यय लगा देंगे तो पठती हो जाएगा। यहाँ पर पठ लगा देते हैं तो पठती बन गया। उसी प्रकार से हमें प्रत्यय लकार क्या है, पुरुष क्या है, वचन क्या है, इन सब चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। ये धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक परस्मैपदी एक आत्मनेपदी, और इनके अतिरिक्त एक उभयपदी भी धातु होती हैं जिनका दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी धातु जो है वह पठ, चल, हंस ये हुआ परस्मैपदी, और आत्मनेपदी सेव, लभ्य, वर्ध ये सब आत्मनेपदी धातु ही। प्रत्येक धातुओं के रूप या तो आत्मनेपदी या तो परस्मैपदी रूप में चलते हैं। जो भी धातु उनके 2 ही रूप चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका रूप दोनों में चलता है तो उसे हम उभयपदी कहते हैं। दा इत्यादि कुछ धातुओं के रूप दोनों पदों में चलते हैं, ऐसी धातुओं को हम उभयपदी कहते हैं। 10 लकारों में प्रत्ययों की भिन्नता के कारण इन धातुओं का स्वरूप अलग अलग हो जाता है। ये 10 लकार सामने लिखे गए हैं। 10 लकार के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे लकार 10 लकार में है, लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग, जो अभी आप बच्चे पढ़ते हैं। एक है लेट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। इस तरह के हैं। ये 10 लकार हैं जिसमें हम अभी आप बच्चों को सिर्फ यहाँ तक विधिलिंग तक पढ़ना है। लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट आदेश हो गया। अब विधिलिंग भी चाहिए कि योग में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये अभी आप नहीं पढ़ते हैं बच्चे। हम केवल 5 ही ऐसे धातु हैं जिसे हम पढ़ते हैं। परस्मैपदी धातु 5 ही पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का होता है। माने प्रथम पुरुष कर्ता, प्रथम पुरुष में ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। और यहाँ पर बालक जो है बालक पठती, यह प्रथमा विभक्ति हुआ। प्रथमा विभक्ति इसको हम बताएंगे विभक्ति, और ये होगा प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका क्या होगा, इसे कैसे करेंगे? बालक पठती, बालक पर जैसे राम जाता है तो हम क्या बनाएंगे? राम जाता है, ये कर्ता हुआ तो यहाँ पर राम, तो ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, और यहाँ जाता है क्या हो जाएगा? यहाँ पर पठती, तो हम लिखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन।
प्रथम पुरुष एक वचन। अब हम जानेंगे पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, यानी जिसके विषय में बात की जाती है उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष श्रोतागण को कहते हैं, जैसे आप हमारी बातों को अभी सुन रहे हैं। उत्तम पुरुष वक्ता को कहते हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ। तो प्रथम पुरुष के साथ इनका प्रयोग होगा भवान, बाला, सह, तत्, यानी सर्वनाम और संज्ञा के विषय में। मध्यम पुरुष में भी देखिए वही होगा। मध्यम पुरुष में यहाँ पे है त्वम, युष्मत् सर्वनाम का प्रयोग हो जाएगा। और उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष अहम, ये भी सर्वनाम है। ये सारे के विषय में हो जाएंगे, जैसे भवान, बाला, सह, तत्, एतत्, शाह, देव, छात्रा, मित्र। द्विवचन में कर्तृवाच्य तालिका कैसे बनती है, लट लकार में। तो ये हुआ हमारा त्वम श पठति, त्वम पठत, पठसि, अहम पठामि। त्वम युवाम, यूयम। मध्यम पुरुष में अहम, अवाम, वयम। बालकः, बालको, बालका। मान लिया यहाँ पर हम लिख देते हैं छात्रा पठति, बालका पठति। जो भी होगा उसको हम यहाँ पर लिखकर इस तालिका को बनाएंगे। तो हमें प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना पड़ता है, और मध्यम पुरुष की क्रिया के साथ मध्यम पुरुष का करना पड़ता है, और उत्तम पुरुष क्रिया के साथ उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। भवत् शब्द के साथ केवल प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया जाता है। कर्ता तथा क्रिया का वचन एक ही होता है। एक बार मैं फिर आप बच्चों को दोहरा देती हूँ कि धातु रूप प्रकरण के विषय में जो मैंने अभी तो बताया, लेकिन एक बार फिर से इसकी हम पुनरावृत्ति थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। एक ही धातु के अनेक अर्थ होते हैं। सभी धातु रूपों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान रूप से होता है, जैसे बालकः पठति, बालिका पठति, फलम पतति। सभी में समान होगा, तीनों लिंगों में। धातु रूप में लिंग का कोई स्थान नहीं है। जैसे बालका है तो मान लिया हम यहाँ पर बालकः पठति, यहाँ पर लिख दिए राधा पठति, मैंने लिखा राधा पठति। ये स्त्रीलिंग में प्रयोग गया, पठति का लगा। यहाँ पर हमने लिखा राम पठति, पुल्लिंग में हुआ पठति, ये पुल्लिंग हुआ। और यहाँ पर पत्रम पतति, पतति, ये हुआ नपुंसकलिंग। तो क्या इसमें परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि धातु रूप में लिंग की परिवर्तन नहीं की जाती। संस्कृत में सभी धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। संस्कृत में अगर प्रश्न किया जाए कि संस्कृत में कितने धातु हैं, कितने गण हैं धातु के, तो 10 हो गए। प्रत्येक गण के सभी रूपों में विशेष समानता होती है। धातुओं के 2 रूप होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, लेकिन एक उभयपदी भी होती हैं। जब मतलब कोई ऐसी धातु है जो परस्मैपदी में भी चलती है और आत्मनेपदी में भी चलती है, उसे हम उभयपदी धातु कह देते हैं। उसके बाद प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष कर्ता के साथ मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन, द्विवचन, जैसे हमने यहाँ पर कहा ये एक वचन है इसलिए एक वचन का प्रयोग हुआ। यहाँ पर एक वचन कर्ता तो एक वचन की क्रिया, एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया। एक एक वचन जो भी होता है उसके अनुसार हम करते हैं। एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन, द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।